वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने कल की क्लास ली थी तो उसमें भी हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, सभी जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सभी में ऑब्जेक्टिव मतलब सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप चाहो तो साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का, वो था कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, मतलब एवरेज जो फैट कंटेंट होता है कितना होता है। जिसमें आपको बताया भी गया था कि 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10% या फिर 8 से 11%। तो अब याद रखिएगा, आपने जब भी फैट कंटेंट देखा होगा, ऐसी कोई सी नस्ल नहीं है जिसमें 1% वसा पाई जाती है। मतलब जितनी भी जो ब्रीड्स है उनमें लगभग 1 से तो ज्यादा ही होता है, 3 से भी ज्यादा ही होता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या माना था हमने कल? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 4 से 5 आप एवरेज फेट कंटेंट मान सकते हो जितनी भी जो ब्रीड्स है गाय की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? 4 से 5%। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं आज की क्लास का। तो इसमें आपको पूछा गया है टिम्पेनाइटिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? आफरा। एक रोग होता है, किस प्रकार का होता है? जीवाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको डबल हो चुका है। एक आप मान सकते हो आहार जनित। क्या जनित? आहार जनित। तो चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाहो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सुन लीजिए कि आफरा होता ही क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है। जो आफरा होता है इसमें क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई पशु है, चाहे वो गाय हो भैंस हो, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं हम? कच्चा चारा खिलाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसमें क्या कर देते हैं हम? ज्यादा चारा हमें खिला देते हैं। मतलब पशुओं को हम क्या करते हैं? ज्यादा हरा चारा खिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, उनका अच्छे से पाचन नहीं होने के कारण क्या होता है? जो हानिकारक गैस होती है, ठीक है, कच्चा चारा है तो उसमें हानिकारक गैस भी होगी, तो वो क्या होती है? स्टोर होती जाती है। ठीक है, स्टोर होने के कारण क्या होता है कि जो पशु का जो पेट होता है इसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, मतलब फूल जाता है। ठीक है, तो ये जो फूलता है ये किसके कारण होता है? आफरा। ठीक है, ये जो फूलने की स्थिति बन जाती है कभी कभी हरा चारा अधिक मात्रा में खिलाने से गैसों के जमाव के कारण, तो इसी को हम बोलते हैं आफरा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ये पता चल गया कि किससे होता है आफरा? आहार जनित। मतलब हमने हरा चारा खिलाया, और हरा चारा किस में आता है? आहार में आता है। आहार मतलब खाना। ठीक है, आहार मतलब खाना। तो ये क्या होता है? याद रखिए, आहार जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? आहार जनित आफरा रोग होता है। ये क्लियर हो गया। चलिए इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि आफरा रोग हो गया, अब इसको आपको कंट्रोल भी तो करना होगा। ऐसे तो नहीं है कि हम ऐसे छोड़ देंगे। तो इसके लिए याद रखिए, एक यंत्र का हम यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? ट्रोकार कैनुला। कौन सा यंत्र होता है? याद रखिए, ट्रोकार कैनुला यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है? याद रखिएगा, इससे गैस निकालने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, पेन जैसा होता है, जिसको क्या करते हैं? आमाशय से हम टच करते हैं और उससे गैस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब निकाल देते हैं। क्या करता है? याद रखिएगा, ये गैस को बाहर निकालने के काम आता है। कौन सा होता है? ट्रोकार कैनुला। किस रोग में काम आता है? आफरा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन है, और याद रखिएगा कॉमन क्वेश्चन होने के बावजूद कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। क्या पूछा गया है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सबसे उत्तम। ठीक है, सबसे उत्तम। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शंस आपके सामने है। पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है, अंगूठा विधि होती है, चुटकी विधि होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर ये ध्यान मत रखिए कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। ठीक है, ये तो लगभग वैसे आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता ना, तब भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो। अब वो कैसे? यहाँ पर याद रखिए कि अंगूठा विधि क्या होता है? मतलब हम दूध दोहने में अंगूठे का तो यूज कर रहे हैं, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ना, अंगूठा। मतलब अंगूठे का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम मान लीजिए अंगूठे से बार बार हम दूध दोहन करेंगे तो क्या होगा? जो आयन होता है उसमें गाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये तो एक अच्छा मेथड नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसमें एक रोग होने की एक संभावना है, मतलब खतरा है इसमें। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे चुटकी विधि। तो चुटकी विधि में भी क्या होता है, याद रखिए, इसमें भी हम क्या करते हैं, फिंगरिंग की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, चुटकी मतलब दो अंगुलियों को, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि एक अंगुली और अंगूठे के माध्यम से क्या करते हैं, याद रखिएगा, क्या करते हैं, दूध को निकालते हैं। और चुटकी विधि का जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः उन पशुओं में किया जाता है जिनका जो आयन होता है ये छोटा होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, याद रखिएगा, जो पशु होता है उसको पैन होता है। ठीक है, क्या होता है, उसे पैन होता है, और इसमें भी एक खतरा रहता है, तो इसे भी हम यूज ज्यादातर नहीं करते हैं। तो फिर बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो इसमें क्या करते हैं, याद रखिए, हम पांचों फिंगर का यूज करते हैं, मतलब हथेली, इसमें अंगूठे का यूज नहीं करते, अंगूठे का यूज नहीं करते हैं, मतलब इसमें फिंगरिंग का हम यूज करेंगे, चारों फिंगरिंग को, और आयन को बीच में दबा लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ना तो पशुओं को पैन होगा, ना ही किसी प्रकार का रोग होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए याद रखिएगा, सबसे जो बेस्ट मेथड माना गया है वो माना गया है, याद रखिएगा, पूर्ण हस्त विधि को, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल हैंड मेथड। क्या होता है? फुल हैंड मेथड। दोबारा से समझ लीजिए कि अंगूठा में हम क्या करते हैं, चारों उंगलियां और अंगूठे की सहायता से, चारों उंगलियां से हम यूज करते हैं, लेकिन अंगूठे की सहायता से हम आयन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं। चुटकी में हम क्या करते हैं, एक अंगुली ले लेंगे और अंगूठे की सहायता से हम उसे खींचेंगे बार बार। ठीक है, चुटकी विधि हो गई। पूर्ण हस्त में क्या करेंगे, अंगूठे का यूज नहीं करेंगे, हथेली और चारों फिंगरिंग की सहायता से हम दूध का दोहन करेंगे। ओके, क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि ब्राउन मैन्यूरिंग सामान्यतः किसमें अपनाई जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी आपको ओल्ड पेपर में पूछा गया है कि चने में होता है, चावल में होता है, मक्का में होता है, फिर गेहूं में होता है। जो ब्राउन मैन्यूरिंग जो क्रिया की जाती है, किसमें की जाती है, तो याद रखिए, इसका डायरेक्ट संबंध होता है धान फसल से, चावल फसल से। किससे होता है, याद रखिएगा, चावल फसल से होता है, धान फसल से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, दो वर्ड में यहाँ पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, चावल या धान, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे आप दोनों के एक नहीं मान सकते कि धान या चावल एक होता है, ऐसे आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, धान होता है छिलका सहित। ठीक है, धान क्या होता है, छिलका सहित होता है, और धान से छिलके को अलग करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम चावल बोलते हैं। डिफरेंस पता चल गया ना कि धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, धान होता है जो धान होता है, इसमें क्या होता है, छिलका पाया जाता है, और चावल छिलका रहित करने के बाद, मतलब धान से छिलके को हटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं चावल। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है, याद रखना। अगर कहीं आपसे पूछ लेता है कोई पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपको पूछ ले, तो आप बता सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका नेपियर घास से संबंधित है। ठीक है, नेपियर घास का बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर इसको आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बोटेनिकल नेम याद रखिए, आपको सभी फसल, ठीक है, जितना भी आपके टॉपिक में चल रही है, जितनी भी फसलें चल रही है, उन सभी के याद रखिए वानस्पतिक नाम को आपको पता होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, इससे ही आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक आपको उनका बोटेनिकल नेम याद होना चाहिए, उनकी फैमिली आपको पता होनी चाहिए, उनका ओरिजिन प्लेस आपको पता होना चाहिए, और कुछ फसलें हैं जिनका आपको क्रोमोसोम नंबर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार है, याद रखिएगा, ये आपको सभी फसलों की याद रखने ही होंगे। इसके साथ साथ सीड रेट आपको याद रखनी है, और एक आपको याद रखना है इंसेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, जितनी भी जो फसलें दे रखी है ना आपको, उनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर करना है, एक तो उनके वर्टिकल नेम पर, दूसरा उनकी फैमिली पर, तीसरा उनकी उत्पत्ति स्थान पर, चौथा अगर उसमें गुणसूत्र संख्या है तो उस पर, पांचवा उनकी सीड रेट कितनी है, 20 दर आपको याद रखनी है, और कुछ वेराइटी जो कि मोस्ट कॉमन है, मतलब या तो वो पिछली एग्जाम में पूछी गई है या फिर उसे अलग से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अलग से डिफाइन किया गया है, तो उन वेराइटीज को जरूर याद रखने ना, क्योंकि वेराइटी से भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये 5 या 6 टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, इन सभी को आपको हर एक फसल की याद करनी ही होंगे। ठीक है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, इन पॉइंट को याद करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे कि छिलका सहित खाने योग्य मटर की किस्म कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास साल्विया,
ज्वार, मटर, फोर, आर्किल या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया, याद रखिएगा कि छिलका सहित खाने योग्य मटर। ठीक है, आपने देखा होगा मटर आप खाते हो, सभी खाते होंगे। तो हम क्या करते हैं, मटर को पहले हम छीलते हैं, इसके छिलके को हम हटाते हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा विपरीत है, मतलब इसे हम क्या करेंगे, छिलेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट इसका कंज्यूम करेंगे, इसका उपभोग करेंगे, इसको डायरेक्ट हम खा लेंगे। तो वो होती है, याद रखिएगा, साल्विया। मटर की ऐसी कौन सी वेराइटी होती है जिसे हम बिना छिले हुए या छिलका सहित हम खा सकते हैं, तो वो होती है, याद रखिएगा, साल्विया, जिसे छीलने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, एक बेसिक नॉलेज का भी आप इसे मान सकते हो कि रॉक गार्डन, क्या पूछा गया, याद रखिएगा, रॉक गार्डन कहां पर स्थित है। थोड़ा सा नीचे आ गया। हाँ, तो 26 नंबर का क्वेश्चन आपका कि रॉक गार्डन कहां पर स्थित है, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर जयपुर। कॉमन क्वेश्चन है, सभी ने बता दिया होगा। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, कहां पर स्थित है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में क्वेश्चन है। ठीक है, चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि बैंगन में छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, छोटी पत्ती रोग मतलब लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। कौन सा रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, किसके द्वारा होता है, रोग कारक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका। तो याद रखिएगा, ये होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम याद रखिएगा फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, माइकोप्लाज्मा आप कह सकते हो, फाइटोप्लाज्मा आप कह सकते हो, या फिर एमएलओस आप कह सकते हो। क्या, एमएलओ। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि एमएलओ, तीनों याद रखिए एक ही यूज किया जाता है, या तो आपको माइकोप्लाज्मा देखने को मिलेगा, या फिर फाइटोप्लाज्मा, या फिर एमएलओ। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का छोटी पत्ती रोग होता है। और याद रखिएगा, बैंगन में एक एल्कलॉइड होता है, या फिर आप मान सकते हो एक टॉक्सिक पदार्थ होता है, और वो कौन सा होता है, याद रखिएगा, सोनोसोइड होता है। कौन सा होता है, याद रखिएगा, सोनोसोइड। विषाक्त पदार्थ पाया जाता है किसमें, बैंगन में पाया जाता है। ठीक है, और बैंगन का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना। क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना। किस फैमिली का होता है बैंगन, सोलेनेसी का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि नींबू के कैंकर रोग का कारण क्या होता है। आपने सुना होगा सिट्रस कैंकर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए आप, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नींबू का जो कैंकर हो गई, कारण क्या होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जो कैंकर रोग होता है ये होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर आपको पूछा है किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये होता है, याद रखिए, ज़ैंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस, सॉरी, ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के जो नामक जीवाणु होता है, इसी के द्वारा होता है। कौन सा रोग, कैंकर रोग। कौन सा रोग, कैंकर रोग होता है। ठीक है, जिसे हम सिट्रस कैंकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिट्रस कैंकर के नाम से हम जानते हैं। किसके द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। और ज़ैंथोमोनास सिट्राई क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सब्जियों के अनुसार, ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो प्रोडक्शन ले रहे हो, फल और फूलों का तो आप लेते होंगे, मतलब फल और सब्जियों का तो आप प्रोडक्शन लेते होंगे। प्रोडक्शन नहीं लेते तो आप ये तो जानते हैं कि सब्जियां क्या होती है और फल क्या होता है। ठीक है, बताने की कोई जरूरत है नहीं आपको। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि सब्जियों में क्या डिफरेंस होता है, सब्जी और फल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन वैसे आपको पूछा भी जा सकता है, या फिर आपको एक कॉमन सेंस के लिए ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछ ले कि सब्जी और फल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले याद रखना कि एक होता है सब्जी, एक होता है फल। ठीक है, एक होता है सब्जी, एक होता है फल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो आप सब्जी को याद रखिएगा बिना पकाए नहीं खा सकते। देखा जाए, याद रखिएगा कि सब्जी को आप बिना पकाए नहीं खा सकते, लेकिन फल को बिना पकाए हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, आसानी से हम खा सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, सब्जी को बिना पकाए नहीं खाया जाता, बल्कि फल को डायरेक्ट हम बिना पकाए खा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो चुका है। सेकंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर याद रखिए जितनी भी जो सब्जियां हैं,
जितनी भी जो सब्जियां है केवल टमाटर को छोड़ के, केवल टमाटर को छोड़ के सभी क्या होती है, याद रखिएगा सारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है, सारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, नेचर की बात कर रहा हूं, किस प्रकार की होती है, किस प्रकृति की होती है, याद रखिएगा सारीय प्रकृति की होती है। लेकिन टमाटर, ठीक है, एक अपवाद है टमाटर, जो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और जितने भी जो फल होते हैं याद रखिए सभी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सब्जियां होती है सारीय प्रकृति की, किसको छोड़कर, टमाटर को छोड़कर। और जितने भी जो फल होते हैं ये क्या होते हैं, याद रखिए अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनमें कोई अपवाद नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। तो इसमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है, जो हानि पहुंचाता है, वो कौन सा होता है, वो होता है, याद रखिए बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास में बस इतना ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, कि निम्न में से कौन सी ट्रैप क्रॉप का उपयोग पत्ता गोभी के लिए करते हैं। क्या पूछा गया, याद रखिए ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ गए तो आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा जाएगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में राइट आंसर बताना। ठीक है, ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसी जो फसल है जिसमें कोई, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है या फिर कोई सा ऐसा रोग है, वैसे रोग के लिए हम इसका यूज नहीं करते, केवल इंसेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। किसका, ट्रैप क्रॉप का। ठीक है, तो ट्रैप क्रॉप का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि मान लीजिए कोई मुख्य फसल है, जैसे कि मान लीजिए हमारा टमाटर फसल है या फिर पत्ता गोभी आप मान सकते हो। तो क्या करता है कि इनमें ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, ऐसा कौन सा कीट है कि इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, कोई कीट है जैसे कि टमाटर को होता है फल छेदक पहुंचाता है, तो इस फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिए गेंदे फसल की कुछ लाइनें हम क्या करते हैं, याद रखिए टमाटर की जो हमारी पौध है या फिर जो हमारा खेत है उसके चारों तरफ हम 4 से 5 लाइनें क्या कर देते हैं, गेंदे के हम लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो फल छेदक है ना, ये टमाटर को भी नुकसान पहुंचाता है और गेंदे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या करेगा, याद रखिएगा जो अटैक करेगा, इसको तो फसल चाहिए कोई सी भी हो। ठीक है, इसको तो खाने से मतलब है, अब वो कौन सी फसल ये नहीं देखेगा, बस खाएगा ये तो इनके प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, गेंदे की खेती कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो फल छेदक कीट होता है ये केवल उनको ही डैमेज करता है। वैसे डैमेज तो ये याद रखिएगा टमाटर को भी करेगा, लेकिन एक तो हम ट्रैप क्रॉप का यूज ही नहीं कर रहे तब ये उसको नुकसान पहुंचा रहा है, एक ट्रैप क्रॉप का हम यूज कर रहे हैं उसके बाद में नुकसान पहुंचा रहा है। तो याद रखिएगा लगभग आप मान सकते हो 80 से 90% जो हानि होती है ना फल छेदक से, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 100% आप नहीं कह सकते कि 100% इससे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आप मान सकते हो 80 से 90। ठीक है, तो इतना वो कम कर देगा जो हानि होती है फल छेदक से। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ट्रैप क्रॉप क्या होती है। दोबारा से समझ लीजिए आसान भाषा में कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है, कोई हमारी मुख्य फसल होती है उसके चारों तरफ हम उसकी 2 या 4 लाइनें लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखिए कोई ऐसा कीट है जो कि मुख्य फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए हम याद रखिए ट्रैप क्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, तो डायरेक्ट कमेंट कर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।